अभी हमने डिस्कस क्या किया बच्चों कि एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में किस तरह से मैकेनिज्म आप लोगों की होती है। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि कीटो एंड इनॉल फॉर्म में कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, जो कि हमें धीरे धीरे क्वेश्चंस जब हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, तब हमें जाके अच्छे से समझ में होगा और उसके बाद हमें अच्छे से क्लैरिटी भी मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगल कार्बोनिल सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो सिंगल कार्बोनिल सिस्टम हमारा क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक ही सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपका होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल दिया है, इसमें एक ही हमारा क्या है बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपका मौजूद है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये जो हमारा कीटो फॉर्म है उसको हमने इनॉल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे इनॉल में हम कन्वर्ट करते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन आपका sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को ही तो हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका मिथाइल वाला ग्रुप है, लेटेस्ट उसके एक हाइड्रोजन को मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। हम क्या करेंगे बच्चों, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देंगे और ये बॉन्ड हम यहाँ पे लगा देंगे। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन चला जाएगा। अब आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से हटाना शुरू किया, यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह से बच्चों अगर आप हटाएंगे आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट आपका आइडेंटिकल ही होगा, बिकॉज दोनों मिथाइल ही ग्रुप है बच्चों। तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटाएंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये हमारा कीटो फॉर्म है और दिस इज नथिंग बट आवर इनॉल फॉर्म। अब हमें ये बताना है कि इस केस में कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा या इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा। मतलब कीटो फॉर्म का परसेंटेज ज़्यादा होगा या इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो इसके लिए बच्चों एक छोटा सा डाटा है जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है कि कीटो फॉर्म यहाँ पे इनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे डाटा क्या है, कीटो फॉर्म में देखिए बच्चों 3 तरह के बॉन्ड हैं। एक तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड, या तो कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड। अगर कीटो फॉर्म में जितने भी तरह के बॉन्ड है, अगर मैं उसका टोटल बॉन्ड एनर्जी निकालूं तो टोटल बॉन्ड एनर्जी हमारा आता है 359 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप लोगों को याद नहीं रखना है बच्चों, ये जस्ट आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए दिया है वैल्यू। बट अगर हम इनॉल फॉर्म की बात करते हैं तो इनॉल फॉर्म में कितने तरह के बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इवन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये बेसिकली जितने भी तरह के बॉन्ड एनर्जी है बच्चों, जब इनॉल का कैलकुलेट किया गया तो इट वॉज अराउंड 347 किलो कैलोरी पर मोल। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा कीटो फॉर्म है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और इनॉल फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी कम है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने में डिफ़िकल्टी होगी, उसके बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब ये है कि उस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक्चुअली में बॉन्ड एनर्जी बच्चों क्या होती है, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी बच्चों किस फॉर्म का ज़्यादा है? कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म से ज़्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कीटो फॉर्म हमारा इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये पहला कंक्लूजन ध्यान रखिएगा कि स्टेबिलिटी हम किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं बच्चों? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा है बच्चों यहाँ पे सिंगल कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ही पहला जो हमने एग्जांपल लिया था दैट वाज फॉर ओपन मॉलिक्यूल, ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है। लेकिन अब यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज़ फॉर साइक्लिक मॉलिक्यूल। साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर भी वही होगा। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होके इनॉल बना देगा। तो ये इनॉल फॉर्म है बच्चों और ये आपका कीटो फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ भी बच्चों इनॉल फॉर्म जो होता है वो कीटो फॉर्म से ज़्यादा होता है। रीज़न यहाँ भी सेम है कि कीटो फॉर्म के अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म, इसीलिए कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इनॉल फॉर्म से ज़्यादा होगी।
बट अगर बच्चों मैं यहाँ पे जो सिंगल कार्बोनिल कंपाउंड था हमारा ओपन चेन में, इसका जो इनॉल था, और जो हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल है मोनोकार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, सिंगल कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, उसका जो इनॉल है, अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए कि किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, मतलब इनॉल फॉर्म ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा होगा या इनॉल फॉर्म ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, तो एक्चुअली में देखा क्या गया है कि जो साइक्लिक मॉलिक्यूल का इनॉल होता है उसका परसेंटेज इनॉल फॉर्म ऑफ ओपन मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अगर मैं एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करूँ ना, तो ये जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर में जो इनॉल बना है ये अराउंड 10⁻⁻⁵ के बराबर ही होता है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बट अगर हम साइक्लिक मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो आपका इनॉल का कंटेंट होता है दैट इज़ अराउंड 1 to 2%, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसिडरेबल अमाउंट में बना है। भले ही कीटो फॉर्म अभी भी इनॉल के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, बट स्टिल अगर मैं इनॉल ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल और इनॉल ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल को अगर कंपेयर करूँ इन दोनों के बीच में, तो इसका जो इनॉल कंटेंट है ऊपर वाले के इनॉल कंटेंट से काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है। रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके क्या होते हैं, लॉक्ड होते हैं, दे आर लॉक्ड सिस्टम। ठीक है, जब ये लॉक्ड होता है ना तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लॉक्ड होगा तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है इसके अबाउट मॉलिक्यूल इजीली रोटेट कर पाएगा। और जब मॉलिक्यूल बच्चों रोटेशन यहाँ पे इजीली होगी, मतलब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा है, और रैंडमनेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा बच्चों, इस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है, और जिस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। बट ऊपर वाले केस में क्या है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब मॉलिक्यूल को रोटेट करने की आप कोशिश करेंगे तो सिंस ये जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये उसको क्या करेंगे, हिंड्रेंस ऑफर करेंगे, थोड़ा बहुत इनको रुकावटें मौजूद यहाँ पे, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है जब उसके अबाउट अगर आप मॉलिक्यूल को घुमाना शुरू करोगे, रोटेट करना शुरू करोगे, तो इससे जो कनेक्टेड ये वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये उसको क्या करेगा, हिंड्रेंस ऑफर करेगा, इसको रुकावटें देगा, और उसी वजह से यहाँ पे रोटेशन उतना फ्रीली नहीं होगी जितनी कि रोटेशन यहाँ पे फ्रीली हो सकती है। तो जहाँ पे हम रैंडमनेस ज़्यादा देखेंगे, जहाँ पे आसानी से रोटेट हो सकता है सिस्टम, वहाँ पे एंट्रोपी सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा होगी, और एंट्रोपी अगर ज़्यादा होती है बच्चों तो स्टेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों इनॉल का जो कंटेंट होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट अभी भी अगर मैं साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर कीटो और इनॉल फॉर्म को आपस में कंपेयर करूं तो बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ही कीटो फॉर्म बच्चों इनॉल फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड यहाँ पे हम केस लिए हैं बच्चों कंपाउंड कंटेनिंग 2 कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप होगा, इसको हम डाई कार्बोनिल सिस्टम भी कह सकते हैं, या एडजेसेंट कार्बोनिल सिस्टम भी कह सकते हैं, या 1,2 डाई कार्बोनिल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस बच्चों मैंने ओपन स्ट्रक्चर का ले रखा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1,2 सिस्टम है, मतलब 1,2 पोजीशन, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपका होगा, दोनों कार्बोनिल ग्रुप आपके एडजेसेंट पोजीशंस पे होंगे। अब ये मॉलिक्यूल बच्चों जो पहला केस लिया है मैंने, ये ओपन स्ट्रक्चर ले रखा है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कीटो फॉर्म है बच्चों, ठीक है, इस कीटो फॉर्म के अंदर अगर मैं इसका इनोलाइजेशन करा दूँ, अगर सपोज मैं इसको इनॉल में कन्वर्ट करा दूँ, तो हम क्या करेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आप देख रहे हैं उससे कनेक्टेड जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, तो मतलब उसके पास हाइड्रोजन भी तो है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये इनॉल बन सकता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व किया गया है क्या, ऑब्जर्व ये किया गया है कि जो कीटो फॉर्म है उसका कंटेंट इनॉल फॉर्म से कहीं ज़्यादा है,
बट आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं बच्चों इस स्ट्रक्चर के अंदर कि अगर कीटो फॉर्म को देखा जाए तो ऑक्सीजन के जो ग्रुप्स हैं उनके पास तो लोन पेयर है, और दोनों लोन पेयर जो ऑक्सीजन एटम पे अवेलेबल है वो तो सेम साइड दिख रहा है। तो अगर बच्चों ये दोनों ऑक्सीजन सेम साइड होगा तो इनके बीच में तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगी। बट इतना रिपल्शन मिलने के बावजूद ये कीटो फॉर्म इनॉल को डोमिनेट कैसे कर रहा है? क्या रीज़न हो सकता है कि लोन पेयर रिपल्शन के बावजूद भी कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है? तो रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों कि जब हम ओपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल को आसानी से रोटेट किया जा सकता है। यहाँ रोटेशन आपका फ्री होता है, और जब रोटेशन हम फ्री रखेंगे तो इसका मतलब मैं इस दोनों कार्बन कार्बन के अबाउट बॉन्ड को रोटेट कर पाऊंगी, और जब बॉन्ड आपका रोटेट हो पाएगा बच्चों तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे चले जाएंगे, और एंटी पोजीशन पे आने के बाद इन दोनों लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा, और मैक्सिमम सेपरेशन होते ही लोन पेयर के बीच में कोई भी रिपल्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन है, इस रिपल्शन को हम हटा सकते हैं। कैसे? रोटेशन करा दीजिए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अबाउट रोटेशन तो आपका फ्री है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप रोटेशन इजीली करवा के आप दोनों लोन पेयर को क्या कर सकते हो, एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे भेज सकते हो ताकि आपका रिपल्शन खत्म हो जाए। चलिए दूसरी बात, तो रिपल्शन हटाने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्म हमारा बन चुका है। मतलब एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि इस फॉर्म में रहने से उसको रिपल्शन नहीं मिलेगी लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। अब मैं कंपेयर करूंगी कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म के साथ, ठीक है। तो पहला जो हमारा प्रॉब्लम था बच्चों रिपल्शन, उसको तो हम अवॉइड कर चुके हैं रोटेशन करवा के। अब हम कंपेयर करेंगे कीटो एंड इनॉल फॉर्म की। तो अब देखो बच्चों कीटो फॉर्म के अंदर क्या है, कीटो फॉर्म के अंदर दो दो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, राइट, दो दो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या है इनॉल में बच्चों, एक ही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और एक आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड एनर्जी का अगर डाटा देखा जाए तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है बच्चों, तो जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ होगा उसकी स्टेबिलिटी भी तो ज़्यादा होगी, बिकॉज मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो कीटो फॉर्म के अंदर तो दो दो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट इनॉल के अंदर तो एक ही जगह पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो सिर्फ यहाँ पे है। यहाँ वाला तो बॉन्ड टूट चुका है और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड आपका कार्बन ऑक्सीजन के बीच का होगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में, उसी फॉर्म की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ओपन स्ट्रक्चर में जो कीटो फॉर्म होता है वो इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर बॉन्ड एनर्जी, बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। नाउ अगर बच्चों में यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये भी हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, हम 1,2 डाइकार्बोनिल सिस्टम की बात कर रहे हैं। मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ होगा, बट सेकंड केस में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दोनों ही केस में आप देख सकते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे मौजूद है बच्चों। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रिंग वाला सिस्टम होता है, साइक्लिक सिस्टम होता है, वो लॉक्ड होता है। लॉक्ड इन द सेंस अब आप यहाँ पे इस बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर पाओगे। जो रोटेशन बच्चों यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर में अलाउड था, जहाँ पे हम रोटेशन कर पा रहे थे, दैट रोटेशन इज नॉट एट ऑल अलाउड इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके लॉक्ड होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे रोटेशन नहीं करवा पाओगे। तो होगा क्या बच्चों, अब देखो अगर यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो लोन पेयर होगा
उनमें रिपल्शन अब आप बिल्कुल भी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि इन लोन पेयर के बीच के रिपल्शन को आप हटा सको। ऑप्शन कहाँ पे था? ओपन स्ट्रक्चर के केस में था, जहाँ पे आपने रोटेशन करवा के क्या किया, दोनों सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को ऑपोजिट में लेके गए और आपने रिपल्शन को खत्म कर दिया। बट ये यहाँ पे पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि रोटेशन जब पॉसिबल ही नहीं होगा तो ये दोनों जो ऑक्सीजन होंगे, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, ये हमेशा सेम ही साइड रहेंगे, और जब वो सेम साइड रहेंगे तो इन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन की वजह से बच्चों ये जो हमारा कीटो फॉर्म होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि जहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगी वो तो फॉर्म आपका काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये कीटो फॉर्म जब इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो इनॉल फॉर्म आपका हाईली स्टेबल होता है बच्चों। कैसे? देखिए, तो ये जो कीटो फॉर्म है, लेट अस से इस सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में ये जो कनेक्टेड कार्बन है ये sp3 कनेक्टेड कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकते हैं टॉटोमेरिज्म में, और जैसे यहाँ शिफ्ट करोगे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे देगा। तो ऐसा करने से देखिए बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर देखो एक सी डबल बॉन्ड ओ आपका OH में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो हाइड्रोजन है और ये जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ का ऑक्सीजन है, ये एक दूसरे के साथ एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हमारा इनॉल फॉर्म है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। कीटो फॉर्म में क्या था, हाईली अनस्टेबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था बिकॉज ऑफ रिपल्शन। लेकिन जैसे ये इनॉल फॉर्म में गया, इनॉल फॉर्म के अंदर उसका एक तो रिपल्शन हट गया, क्योंकि एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बच्चों सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से H एक लगा हुआ है, मतलब ये OH में कन्वर्ट हो चुका है, और ये हाइड्रोजन एक तरह से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना चुका है। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इस इनॉल को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रही है, और दूसरी बात लोन पेयर रिपल्शन का भी कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर के बीच में रिपल्शन था, जिसकी वजह से कीटो फॉर्म आपका अनस्टेबल था। लेकिन यहाँ पे ना लोन पेयर रिपल्शन है, वो भी हट गया, और ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्टर भी आ गया, जो इस इनॉल को कीटो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, साइक्लिक के अंदर इनॉल फॉर्म हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्लस यहाँ पे लोन पे रिपल्शन आपका हट चुका है, रिमूव हो चुका है। लेकिन अगर ओपन चेन की बात करें बच्चों, तो ओपन चेन के अंदर हमारा कीटो फॉर्म ही इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि कीटो फॉर्म के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मुकाबले ज़्यादा होती है। अब अगर बात करें बच्चों 1,3 डाई कार्बोनिल सिस्टम के अंदर, तो 1,3 डाई कार्बोनिल सिस्टम के अंदर मतलब अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये 3 है, तो 1 और 3 पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसी को हम 1,3 डाई कार्बोनिल सिस्टम कहते हैं, या अल्टरनेट डाई कार्बोनिल सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ आपका मौजूद होगा। यहाँ देखिए बच्चों क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखनी है अब आप लोगों को, सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उन दोनों के बीच में जो कार्बन होता है CH2 वाला, इस कार्बन को हम कहते हैं एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। एक्टिव मिथिलिन ग्रुप किसको कहा जाता है बच्चों, CH2 ग्रुप विच इज इन बिटवीन 2 सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, या फिर आप ये कह सकते हैं CH2 ग्रुप जो 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में है उसको हम एक्टिव मिथिलिन ग्रुप कहते हैं। और एक्टिव मिथिलिन ग्रुप के ऊपर जो लगा हुआ हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक होगा बच्चों। ये कार्बन मिथाइल वाला कार्बन है, ये भी मिथाइल कार्बन है, बट इसको हम क्या कहेंगे, मिथिलिन कार्बन कहेंगे। और मिथिलिन कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो टॉटोमेरिज्म में हम उसी हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे। क्यों बच्चों, देखो क्यों मैंने यहाँ पे कहा कि मिथिलिन वाला जो कार्बन है वो ज़्यादा एसिडिक है, मतलब क्यों उसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, तो रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों।
अगर सपोज आपका मिथाइल कार्बन वाला जो ग्रुप है, लेट अस से मैं इस कार्बन की बात करूँ, मिथाइल कार्बन, यहाँ से अगर आप H+ हटा के नेगेटिव चार्ज जनरेट करोगे तो नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्जुगेशन देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को C+O का कॉन्जुगेशन मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों बीच वाला जो कार्बन है, मिथिलिन वाला जो कार्बन है, अगर वहाँ से एक H+ हटा दोगे तो नेगेटिव चार्ज को कितने कार्बोनिल ग्रुप का कॉन्जुगेशन मिलेगा, फिर उसको दो दो कार्बोनिल ग्रुप का कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो ज़्यादा आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबलाइज होगा, सेंट्रल वाले कार्बन पे। तो जिस कार्बन का हाइड्रोजन निकालने के बाद उसका नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, उसी का तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, उसी को हमेशा हम टॉटोमेरिज्म के अंदर क्या करेंगे, हमेशा शिफ्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आज के बाद कि एक्टिव मिथिलिन ग्रुप अगर होता है तो उसी के हाइड्रोजन को शिफ्ट किया जाता है टॉटोमेरिज्म में। अब देखिए, सपोज ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने कहाँ पे भेज दिया, ऑक्सीजन पे। इसको मैं यहाँ ऊपर दिखा देती हूँ। ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन पे। जैसे ही ऑक्सीजन पे गया, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो हमारा जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर बच्चों यहाँ पे कीटो एंड इनॉल के बीच में कंपैरिजन करना हो कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका इनॉल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न देखिए, जैसे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करके हमने इनॉल बनाया, इस कार्बन पे जो लगा हुआ O है उसके पास एक हाइड्रोजन आ चुका है, और ये हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन चुकी है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और सामने है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड और लोन पेयर जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड होते हैं तो हम कहते हैं कॉन्जुगेशन है। इसी तरह से जब दो डबल बॉन्ड के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो भी कॉन्जुगेशन होता है। तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। मतलब इस इनॉल के अंदर बच्चों काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक कॉन्जुगेशन मौजूद है, और जब लार्ज डिस्टेंस तक कॉन्जुगेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो पहला फैक्टर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस इनॉल को स्टेबल बनाएगा। दूसरा, कॉन्जुगेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक हो रहा है। मोर विल बी द कॉन्जुगेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो कॉन्जुगेशन की फैक्टर भी इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना रही है। और तीसरा फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखिए, ये जो हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम है इसके रेस्पेक्ट में ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ बच्चों। डायरेक्टली जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होते हैं उन्हीं को अल्फा कार्बन कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। तो ये इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास है 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो कौन कौन से फैक्टर इस इनॉल को ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है? पहला तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा कॉन्जुगेशन काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक है, और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन भी दे रहा है। तो इन तीनों फैक्टर की वजह से बच्चों ये जो हमारा 1,3 डाइकार्बोनिल सिस्टम है उसका इनॉल फॉर्म इसके कीटो फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है। मतलब इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा, कीटो से ज़्यादा स्टेबल होगा। वही लॉजिक बच्चों मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ। देखिए, ये भी हमारा क्या है, 2 C+O ग्रुप के बीच में मौजूद है। इसको भी हम एक्टिव मिथिलिन कार्बन कहेंगे, और इसके भी लगे हुए हाइड्रोजन को ही हमें शिफ्ट करना है। अब आप किसी भी तरह शिफ्ट कर सकते हैं। प्रीवियस केस में भी आप बच्चों इस C+O ग्रुप के ऊपर भी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर सकते हैं, आप इस पर भी शिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगा। यहाँ भी वही कीजिए, आप इस हाइड्रोजन को या तो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कीजिए या तो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कीजिए। मैंने इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया तो एक हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया, और ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट कर दिया, तो इनॉल बन गया। जो ट्रिक आपको ऊपर मैं अभी तक बता रही हूँ वही लॉजिक लगा के मैंने ये इनॉल जनरेट कर दिया। ये जो इनॉल है बच्चों, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इनॉल फॉर्म को क्या करेगा, कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। कौन कौन से फॉर्म है देखिए, एक तो ये जो हाइड्रोजन है बच्चों OH वाला, ये सामने वाला कार्बन जो है उसका जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे भी रीज़न हमारा क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बच्चों, वो फिर से यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बनाएगा, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बनाएंगे। तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन आपका लार्ज डिस्टेंस तक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज इसका जो कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर है बच्चों, ये इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, अगेन दिस कार्बन इज एक्टिव मिथिलिन कार्बन, और एक्टिव मिथिलिन कार्बन से ही लगे हुए हाइड्रोजन को हम टॉटोमेरिज्म में शिफ्ट करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, क्योंकि वही हाइड्रोजन आपका ज़्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा उसी को हम शिफ्ट करेंगे बच्चों टॉटोमेरिज्म में। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन है बच्चों, लेटर से मैंने इसको यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया। एक हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन पे शिफ्ट करो और इसका पाई बॉन्ड आप कार्बन कार्बन के बीच में लगा दो, तो आपको ये इनॉल मिलेगा। इसका भी जो इनॉल फॉर्म है बच्चों, ये कीटो फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है। रीज़न इसका भी बहुत क्लियर सा है। हाइड्रोजन एक तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दूसरा ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बच्चों, ये फिर से कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, और ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक है। और तीसरा यहाँ पे एक और फैक्टर है जो कि आप देख सकते हैं बच्चों, कि यहाँ पे ये जो दो दो फिनाइल का रिंग है, इसका भी पाई बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। यहाँ पे भी ये पाई बॉन्ड यहाँ पे कॉन्जुगेशन बना रहा है। ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन बनाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन बनाएगा। मतलब ये जो दो दो फिनाइल रिंग है, ये भी अब कॉन्जुगेशन में आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल से बनने वाला जो इनॉल होगा, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है बच्चों। इसका जो इनॉलिक कंटेंट है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी स्टेबल हो चुका है, और ऊपर से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी था, और तीसरा फैक्टर यहाँ पे दो दो फिनाइल रिंग भी अपना पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में लगवा सकता है। तो इसका जो इनॉल होता है, वो अभी तक का सबसे ज़्यादा इनॉल हमारा स्टेबल होगा। अभी तक जितने भी हमने इनॉल की बात की, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका इनॉल बच्चों इसका होता है। नेक्स्ट, अगर बच्चों मान के चलिए मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक एक्टिव मिथिलिन कार्बन आप देख सकते हैं जो दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बीच में लगा हुआ है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर एक ग्रुप हमारा, एक कार्बोनिल ग्रुप हमारा एस्टर वाला हो गया, अगर एस्टर वाला हो गया, तो इस केस में जो इनॉल होता है वो कीटो से कम होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस वजह से यहाँ पे इनॉल आपका कम हो गया, क्योंकि एक लॉजिक हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया है कीटो फॉर्म में, अगर उसका हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है तो उसका इनॉल कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर एसिडिक नेचर कम है तो उसका इनॉल कंटेंट आपका क्या होता है बच्चों, कम होता है। अब लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, देखो अगर मान के चलो बच्चों मेरे पास, मैं 3 तरह के मॉलिक्यूल आपको देती हूँ। एक मैंने सिंपल मॉलिक्यूल में ले रही हूँ, एक मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, प्योर कीटोन है, यहाँ एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, यहाँ कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे लेटर से मैंने एक एस्टर ग्रुप ले लिया OCH3। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाली हूँ। अगर बच्चों इसके हाइड्रोजन की बात करें, लेटर से मैंने यहाँ से H+ हटा दिया, H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। अगर यहाँ पे इन दोनों में से मैं किसी भी कार्बन से H+ हटा सकती हूँ, क्योंकि दोनों मिथाइल हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेटर से यहाँ से हटा दिया तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और अगर यहाँ से हटाऊंगी तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब गौर से देखिए बच्चों, अगर मैं थर्ड वाले स्पीशीज़ को देखूँ जहाँ पे एस्टर वाला ग्रुप है, वहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे फॉर्म हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है ना, मतलब ये C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसके पास भी है लोन पेयर।
तो ये भी अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में लगाने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप का इस ग्रुप का जो लोन पेयर है, जब ये कॉन्जुगेशन में आना शुरू करेगा कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ, तो इसका मतलब है इस नेगेटिव चार्ज को उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब ये C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ से ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। मतलब ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे अपना लोन पे डोनेट कर सकता है कॉन्जुगेशन में, और ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे है ये भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आ सकता है। अब लेकिन अगर आप बच्चों फर्स्ट एंड सेकेंड को गौर से देखेंगे तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, नेगेटिव चार्ज को C डबल बॉन्ड O का फुली कॉन्जुगेशन मिल रहा है, क्योंकि सामने वाला जो ग्रुप है बच्चों यहाँ पे उसके पास तो कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है नहीं जो C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन बना सके। मतलब पहला और दूसरा मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो इस तीसरे मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली ज़्यादा एसिडिक होंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका क्यों थर्ड मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर कम है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो फॉर्म हो रहा है बच्चों उसको 100% कॉन्जुगेशन C डबल बॉन्ड O का नहीं मिल रहा है, क्योंकि सामने वाला जो एस्टर ग्रुप है ये भी अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आ चुका है, ये भी पार्ट ले चुका है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज को 100% इस C डबल बॉन्ड O का कॉन्जुगेशन नहीं मिल पाएगा। मतलब 100% स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी कॉन्जुगेशन की वजह से। बट बाकी अदर केसेस में नेगेटिव चार्ज को 100% कॉन्जुगेशन मिल पा रहा है। लेकिन अगर 1 और 2 के बीच में भी मैं कंपेयर करूं कि किसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, तो लॉजिक बहुत सिंपल सा लगाइए। देखिए नेगेटिव चार्ज बच्चों सपोज यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आ रहा है, सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका कॉन्जुगेशन में आ गया और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आपका कॉन्जुगेशन में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे बच्चों ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो ग्रुप आपका कनेक्टेड है उसको गौर से देखो। ये जो हमारा मिथाइल है इसका कुछ प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका प्लस आई इफेक्ट कितना है, 0। ठीक है, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है कुछ, और यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस आई तो 0 होता है बच्चों। मतलब कहने का ये है कि ये जो मिथाइल है सेकेंड वाले केस में ये अपना प्लस आई लगा के क्या करेगा, अपना प्लस आई लगा के नेगेटिव चार्ज को थोड़ा बहुत डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई भी प्लस आई नहीं है, मतलब इसका कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। अगर पहले का कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है बच्चों तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन भी ज़्यादा होगा, मतलब इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ट्रिक मैंने क्या कहा बच्चों, ट्रिक ये कहा है कि जिसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा उसका इनॉल कंटेंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम के अंदर जहाँ पे कीटो ग्रुप है, ठीक है, दोनों तरफ कीटो ग्रुप है और यहाँ पे दोनों तरफ एल्डिहाइड वाले ग्रुप हैं, तो अभी मैंने क्या कहा बच्चों, एल्डिहाइड वाला जो CHO ग्रुप होता है वो ज़्यादा आपका क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी ऑफर करेगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जहाँ ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल है वहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, और जिसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है उसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। तो अगर बच्चों मैं आपको कहूँ कि ये पहला मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों के इनॉल को कंपेयर करो, किसका इनॉल ज़्यादा होगा स्टेबल, तो हम कहेंगे सेकेंड वाले का इनॉल फर्स्ट वाले के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में बच्चों दोनों जगह पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे बच्चों क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के अंदर दोनों तरफ हाइड्रोजन है जिसका प्लस आई 0 है, तो प्लस आई 0 होगा तो कार्बन आयन जो बनेगा यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट जो हाइड्रोजन का है सिंस 0 है, तो ये दोनों हाइड्रोजन मिलके इस कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये दोनों मिथाइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा कार्बन आयन पे उसको थोड़ा बहुत डिस्टेबलाइज कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपका एल्डिहाइड वाले ग्रुप के अंदर होता है तो उसी का इनॉल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो इनॉल कंटेंट है वो किसके इससे क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा इनॉल कंटेंट है फर्स्ट मॉलिक्यूल का, अगर मैं इसको सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करूं इसके इनॉल के साथ, तो 1 और 2 के बीच में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बच्चों, 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं 1, 2 और 3 के बीच में स्टेबिलिटी को डिसाइड करूं, मैं 3 लेटर से इस मॉलिक्यूल को मान लेती हूँ, तो 1, 2 और 3 के बीच में बच्चों थर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों दो फिनाइल के रिंग का भी क्या मिल रहा है, एक्सटर्नली
यहाँ पे भी इन दोनों फिनाइल रिंग का पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ चुका है। तो जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब थर्ड का इनॉल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंड का इनॉल होगा, और सबसे कम स्टेबल बच्चों यहाँ पे किसका इनॉल होगा, फर्स्ट का होगा। बट ये तीनों जो फॉर्म है बच्चों 1 2 3, ये कीटो फॉर्म के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तीनों ही केस में आप देखिए इनॉल फॉर्म हमारा क्या है बच्चों, इस केस में भी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ भी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है, और इस केस में भी इनॉल फॉर्म बच्चों हमारा क्या है, कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जहाँ पे अभी मैंने क्या कहा था बच्चों, जहाँ पे एस्टर ग्रुप आपका आ जाएगा बच्चों, उस केस में जो इनॉल का कंटेंट होता है वो कीटो से कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ से एक्टिव मिथिलिन कार्बन से जब H+ हटा के नेगेटिव चार्ज आप डेवलप करोगे, उस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे इस C+O का 100% स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब इसके साथ कॉन्जुगेशन लेने जाएगा तो बदले में ऑक्सीजन का लोन पेयर भी साथ साथ में कॉन्जुगेशन ले सकता है। तो इसका मतलब ये C+O अब 100% इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पा रहा है, जो कि पहले वाले, इससे पहले जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए वहां पे हो रहा था। इसलिए एस्टर वाले केस में हाइड्रोजन आपका लेस एसिडिक होता है, और हाइड्रोजन अगर बच्चों लेस एसिडिक होगा तो इनॉल कंटेंट भी उसका क्या होगा, कम होगा, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, गौर से देखो। ये हमारा कार्बन क्या है बच्चों, जो C+O ग्रुप के बीच में है, एक्टिव मिथिलिन कार्बन। अगर इस हाइड्रोजन को आप हटा दोगे, लेट अस से यहाँ से H+ हटा के आपने नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो आप देखो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज भी क्या है, अनस्टेबल है। क्यों? भले ही इसको दो जगह से C+O का कॉन्जुगेशन मिल रहा है, बट साथ साथ में यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ये प्लस आई इफेक्ट जो है, ये प्लस आई इफेक्ट इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। प्लस आई इफेक्ट इसका नॉन जीरो होता है मिथाइल का, मतलब इसका कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट लगा के ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। तो जब नेगेटिव चार्ज इसका डिस्टेबलाइज होगा बच्चों, तो इसका क्लियर मतलब है कि इसका जो एसिडिक नेचर है हाइड्रोजन का वो कम है, और अगर एसिडिक नेचर हाइड्रोजन का कम है बच्चों तो इनॉल कंटेंट भी कम होगा, मतलब इस केस में भी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म। इसके अंदर देख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर बच्चों मैं H+ हटा दूँ और नेगेटिव चार्ज को बना दूँ, तो आप देखो यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज ऊपर वाले से भी अनस्टेबल है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हुआ था उसको प्लस आई इफेक्ट मिथाइल का मिल रहा था, बट यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको दोनों तरफ से C+O का कॉन्जुगेशन तो मिलेगा, बट यहाँ पे ये जो हमारा एक बल्की ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, जिसके अंदर 4 कार्बन है, उसका प्लस आई मिलेगा। अब जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैंने इंडक्टिव इफेक्ट वाले लेक्चर के अंदर समझाया था कि मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट। तो ऊपर वाले का कम प्लस आई लगेगा, नीचे वाले का ज़्यादा प्लस आई लगेगा। तो मोर प्लस आई लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मतलब इसका हाइड्रोजन और भी आपका क्या है, लेस एसिडिक है ऊपर वाले से भी। तो जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, इनॉल कंटेंट कम होता जाएगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से कहीं ज़्यादा होगा अमाउंट में, मतलब उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, इनॉल को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो जिसका हाइड्रोजन लेस एसिडिक है बच्चों, उसका इनॉल कंटेंट भी कम होता है। अगर बात करूं मैं इस मॉलिक्यूल की बच्चों, तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप H+ हटा देते हो तो H+ हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आपका डेवलप होगा वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे ये जो मेरा ग्रुप है ना, एक तो ये प्लस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा लगा रहा है, और प्लस आई इफेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, अगर मान के चलो ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट हो भी जाता है, तो शिफ्ट होने के बाद ये क्या करेगा, COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक बल्की ग्रुप लगा है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे C+O, और बाकी तरफ भी क्या लगे हैं बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आपके लगे हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ लेटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जा रहा है,
तो ये जो आपके बल्कि बल्कि ग्रुप्स है बच्चों, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा करेंगे। रिपल्शन मिलने की वजह से भी ये फॉर्म आपका काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। रिपल्शन इतना ज़्यादा लगेगा इन तीनों बल्कि ग्रुप के बीच में कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं पाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ इनॉल बनता ही नहीं है। तो जब इनॉल बनेगा ही नहीं बच्चों, तो यहाँ पे कीटो और इनॉल के बीच में कौन ज़्यादा है कौन कम है उसकी बात हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, ऊपर में जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया कि किसका कीटो फॉर्म ज़्यादा है किसका इनॉल फॉर्म ज़्यादा है, उसके लिए हमने यहाँ पे कंक्लूजन बना दिया है, ताकि आप लोगों को अब ध्यान में रहेगा एग्जाम के लिए कि आपको कैसे पता लगाना है कि कीटो फॉर्म डोमिनेट कर रहा है या इनॉल फॉर्म डोमिनेट कर रहा है। देखिए, जितना अच्छा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतना ही ज़्यादा इनॉल कंटेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच्चों सबसे अच्छा कौन सा है, CHO, फिर आपका कीटो है, और सबसे लेस विड्रॉइंग ग्रुप कौन है बच्चों, एस्टर ग्रुप है। या फिर आप ये कह सकते हैं मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन implies मोर इनॉल कंटेंट। जिसका एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा है उसका इनॉल कंटेंट भी ज़्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि ऊपर मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि किस केस में हाइड्रोजन आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एल्डिहाइड वाले केस में ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा एज़ कम्पेयर टू कीटो, और कीटो वाले का एसिडिक हाइड्रोजन एस्टर वाले ग्रुप के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, जैसे इन कुछ क्वेश्चंस जो अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया, सेम लॉजिक लगा के हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कीटो फॉर्म हमारा डोमिनेट करेगा या इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा। तो पहला क्वेश्चन को गौर से देखिए। पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड, इसका हाइड्रोजन लेटर से मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा। अब गौर से देखिए बच्चों कि हाइड्रोजन के शिफ्टिंग होते ही ये रिंग आपका एरोमेटिक हो चुका है। मतलब ये इनॉल हमारा क्या है बच्चों, एरोमेटिक इनॉल है। बेंजीन रिंग हमारा एरोमेटिक होता है, तो बेसिकली ये इनॉल हमारा एरोमेटिक है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जहाँ पे एरोमेटिक इनॉल बन गया ना, वो इनॉल हमेशा 100% होगा। मतलब वहाँ पे कीटो फॉर्म आपका होगा ही नहीं, कीटो फॉर्म आपका नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। तो कीटो फॉर्म 0% है, इनॉल फॉर्म 100% है। जहाँ जहाँ पे आपके एरोमेटिक इनॉल बनने के चांस होंगे, वहाँ पे हम कहेंगे कि इनॉल हमारा 100% होगा। सेकेंड केस को गौर से देखिए। C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है sp3 वाला, उसके हाइड्रोजन को लेटर से मैंने शिफ्ट कर दिया। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते ही गौर से देखिए इस रिंग को, ये रिंग आपका एंटी एरोमेटिक हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप रेफ़र कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कब आपका स्पीशीज़ एरोमेटिक होगा, कब आपका स्पीशीज़ एंटी एरोमेटिक होगा। तभी बच्चों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों मैंने क्या कहा था कि एंटी एरोमेटिक स्पीशीज़ तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो इनॉल आपका एंटी एरोमेटिक है, इसका मतलब यहाँ पे हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। अगर एरोमेटिक हो रहा है इनॉल, तब हमारा रिएक्शन होगा और वहाँ पे इनॉल 100% होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड में बच्चों एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल आपका बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं है, थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम टॉटोमेरिज्म की बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या है, देखो एक हमारे पास बेंजीन का रिंग है, और उस बेंजीन के रिंग के साथ यहाँ पे 4 मेंबर रिंग कनेक्टेड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूँ, हाइड्रोजन को कहाँ पे शिफ्ट करना है, ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा बच्चों,
ठीक है, आपको ये वाला रिंग मिलेगा। अब गौर से देखिए ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा फिर से कैसा पार्ट है, एग्जैक्टली ऊपर वाला पार्ट जिसको हमने क्या कहा था, एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो चुकी है, इस प्रोटॉन की शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे ये जो रिंग है हमारा 4 मेंबर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दो और ये दो। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो चुका है। तो अगर एंटी एरोमेटिक है बच्चों तो टॉटोमेरिज्म यहाँ नहीं होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनॉल, तो हम क्या कहेंगे, 0% होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इस कीटो फॉर्म को हमने इस इनॉल में कन्वर्ट किया। कैसे, हमने इस हाइड्रोजन को शिफ्ट किया ऑक्सीजन पे और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो हमें इनॉल बन गया। अब इस इनॉल और कीटो फॉर्म के बीच में अगर स्टेबिलिटी आपको अगर डिसाइड करना है कि किसका होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये जो हमारा 3 मेंबर रिंग है बच्चों, इसमें ऑलरेडी स्ट्रेन है। कैसे, क्योंकि हर कार्बन यहाँ पे sp3 है, ये कार्बन आपका sp3 है, ठीक है, एंगल इसका 60 डिग्री है। अब जैसा कि हमें पता है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर कोई कार्बन sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, है ना, लेकिन एक्चुअल एंगल तो इसका 60 डिग्री है। तो जब जितना एंगल हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उससे एंगल आपका कम होता है या ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि रिंग के अंदर एंगल में स्ट्रेन है। और एंगल में जब स्ट्रेन आता है बच्चों, तो मॉलिक्यूल आपकी अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो 3 मेंबर रिंग था, उसके अंदर हम कहते हैं कि एंगल आपका 60 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल एंगल आपका है sp3, जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपका 109.5 डिग्री होना चाहिए। तो डेविएशन आ चुका है दोनों के बीच में, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में जब डेविएशन आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आ चुका है। अब एक यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना दूँ, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बना दूँ, तो डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, sp2 होता है ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये sp2 है तो इसका बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए, 120, बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, 60। तो आप देखिए डबल बॉन्ड के बनते ही 60 डिग्री और 120 डिग्री में काफ़ी ज़्यादा डेविएशन आ चुका है। एक्चुअल एंगल ये होना चाहिए था, बट हमारा एंगल है कितना, 60 डिग्री है। अगर sp2 अचीव कर रहा है तो एंगल तो 120 हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली में एंगल सिर्फ 60 डिग्री है। तो सिंस यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में काफ़ी ज़्यादा डेविएशन आ चुका है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में काफ़ी ज़्यादा एंगल में स्ट्रेन है, और एंगल में जब स्ट्रेन होता है तो मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो 3 मेंबर रिंग के अंदर बच्चों हम कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाना प्रेफर करेंगे, इसीलिए कीटो फॉर्म इसका क्या होगा, इनॉल से ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए कीटो फॉर्म में सिर्फ यही कार्बन आपका sp2 था, बट यहाँ पे ये दोनों कार्बन sp2 हो चुके हैं, दोनों जगह पे स्ट्रेन आ चुका है। और कीटो फॉर्म में सिर्फ एक ही जगह पे स्ट्रेन था, मैक्सिमम स्ट्रेन था। वैसे तो हर जगह पे स्ट्रेन है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेन सिर्फ एक ही जगह पे है, लेकिन यहाँ पे इनॉल में दो दो जगह पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेन है। इसीलिए कीटो फॉर्म हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ लेस स्ट्रेन वहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू ब्रेट रूल, ये रूल मैंने आप लोगों को समझाया था इससे पहले भी, पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बच्चों। ब्रेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल के अंदर जो ब्रिज हेड कार्बन होता है बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन, उस पे कनेक्टेड हाइड्रोजन कभी भी हम टॉटोमेरिज्म में पार्ट नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर कोई ब्रिज हेड कार्बन पे आपका हाइड्रोजन है तो आप उसको टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि ब्रेट रूल का स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या डबल बॉन्ड आ जाता है या फिर कोई रेडिकल आ जाता है, तो ऐसा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और अगर अनस्टेबल सिस्टम है बच्चों, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि उसका हाइड्रोजन हम नहीं यूज़ करेंगे टॉटोमेरिज्म के लिए। तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है, दो रिंग के बीच में जो कॉमन कार्बन होता है उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन को लेटर से मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला पाई बॉन्ड बेटा यहाँ आ जाएगा।
और ये पाई बॉन्ड आते ही आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। आप गौर से देखिए ब्रिज हेड पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड आ चुका है, और ब्रेट रूल के हिसाब से ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो अनस्टेबल होता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ब्रिज हेड पोजीशन से हाइड्रोजन को कभी भी हम टॉटोमेरिज्म में यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें कौन से हाइड्रोजन को यूज़ करना पड़ेगा, नीचे वाला हाइड्रोजन यूज़ कर दीजिए, ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दीजिए, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें इनॉल मिल जाएगा। तो दिस प्रोडक्ट इज़ आवर मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला जो हमारा इनॉल है वो हाईली अनस्टेबल था, तो हम इसको माइनर प्रोडक्ट कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O सिस्टम है, ये हमारा क्या है, एडजेसेंट 1,2 डाइकार्बोनिल सिस्टम है, जहाँ पे बच्चों याद कीजिए, इससे पहले भी मैंने ऊपर में कहा था कि ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इनके बीच में लोन पेयर के बीच में रिपल्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम आपका लॉक्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के अबाउट हम रोटेशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ रोटेशन अलाउड नहीं होगा। जब रोटेशन अलाउड नहीं होगा तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन तो रहेगा ही। तो अपने रिपल्शन को हटाने के लिए किस में चला जाएगा, इनॉल में। अब इसको अगर इनॉल में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करके इस तरह का इनॉल बना दूँ, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, या फिर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करके ये वाला बॉन्ड यहाँ बना दूँ। ठीक है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, बट इस हाइड्रोजन को हम शिफ्ट नहीं करेंगे बच्चों। रीज़न इज़ वेरी सिंपल बच्चों, क्योंकि अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना दूंगी, लेट अस से इस हाइड्रोजन को मैंने ऑक्सीजन पे भेज दिया और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे बना के डबल बॉन्ड बना दिया। अब फिर से आप देखो बच्चों, यहाँ अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका फिर से क्या है, दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन आ चुका है sp2, और रिंग यहाँ पे कितने मेंबर का है बच्चों, 3 मेंबर। तो 3 मेंबर का मतलब है एंगल इसका 60 डिग्री है एक्चुअली में, बट एक्सपेक्टेड एंगल हम कितना आप कहेंगे, 120, मतलब डेविएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मतलब एंगल में स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दोगे, इस कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बना दोगे तो 60 डिग्री इसका एक्चुअल है, और जबकि होना चाहिए था 120। तो जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में अचानक से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ चुका है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे एक और बात, अगर आप गौर से एक चीज़ नोटिस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे शिफ्टिंग करने से पहले ये जो हमारा 3 मेंबर रिंग वाला जो कार्बन था, उससे लगा हुआ जो हाइड्रोजन था, जब उसको मैंने शिफ्ट नहीं किया था, मतलब उस हाइड्रोजन को जब मैं शिफ्ट नहीं करूँगी, तो गौर से देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। ये कार्बन आपका sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक्चुअल एंगल कितना है, 109.5 डिग्री होना चाहिए था, बट इसका एक्चुअल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो डेविएशन हम कैसे देखेंगे, 109.5 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में डेविएशन है, लेकिन डबल बॉन्ड आते ही अब आपका डेविएशन कितना हो जाएगा, 120 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में। तो पहले देखो बच्चों कितना डेविएशन था, 109.5 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इतना डेविएशन था बिफोर शिफ्टिंग ऑफ दिस हाइड्रोजन, बट आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ दिस हाइड्रोजन व्हाट इज द डेविएशन नाउ, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अब डेविएशन बढ़ा है ना, डेविएशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब इनॉल फॉर्म आपका कीटो फॉर्म से क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो हमारा यहाँ से अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेंगे तो इनॉल फॉर्म हमारा कीटो फॉर्म से क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। इसीलिए इस कार्बन पे लगे हुए 3 मेंबर कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट जो टॉटोमेरिज्म का है, स्पेशली कीटो एंड इनॉल टॉटोमेरिज्म, उसको मैंने जितने भी मॉडल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैंने 100% कंप्लीट कर दिया है। आपको इसके बियॉन्ड कीटो एंड इनॉल टॉटोमेरिज्म के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दिस इज़ एप्लीकेबल, दिस लेक्चर इज़ एप्लीकेबल फॉर नीट एज वेल एज जेई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, अगर आप टॉटोमेरिज्म के लेक्चर को बस इतना ही कवर कर लेते हो तो आपको इसके बियॉन्ड बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये बच्चों हमने आज के इस लेक्चर में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के ऊपर ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अदर टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म तो उसको हम पार्ट 2 के अंदर लेके आएंगे और वहाँ पे 100% डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।